हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम एक आज बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी मैं कहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, जो है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी है। जीन पियाजे जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी है और उन्होंने समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो कुछ स्टेजेस में होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी थ्योरी है वो ऑलमोस्ट हर एक जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें सभी में पूछी जाती है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है। आपने अपने बीएड में के जो कोर्स के दौरान होगा या स्पेशल बीएड के कोर्स के दौरान होगा, उसमें भी ये थ्योरी पढ़ी होगी, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जामिनेशन में आपको बता दो किस किस में पूछी जाती है। आपका एग्जाम जैसे एनवीएस, केवीएस, ओके, सीटेट में भी ये पूछा जाता है, यूटेट में भी पूछा जाता है, स्पेशल एजुकेटर से कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो, DSSB हो, मतलब कहीं भी जहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल आपका जो सेक्शन रहता है, उसमें ये इस थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी बनते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपके जो ये स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम्स है उसमें भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा बहुत इस थ्योरी के बारे में जानेंगे कि जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने क्या क्या बेसिक्स इसके बारे में बोले हैं, कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं, कैसे कैसे एक बच्चे का कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये आज तक, ठीक है, इस डेट तक ये टॉक्ड अबाउट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस थ्योरी। और कोई भी आप एग्जामिनेशन, कोई भी आप प्रीवियस पेपर्स अगर आप उठा के देख लो, और इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको बता दूं क्या है, ब्रेन से रिलेटेड, मतलब आपके मेंटल एबिलिटीज जो हो गई, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, वो सारा का सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स, कि इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें आएगा आपका थिंकिंग रिलेटेड, थिंग्स या प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, जो आपका सोचना समझना, जो भी आप मेंटल टास्क कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो भी आपका ब्रेन से रिलेटेड टास्क है, वो सब पूरा कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मेंटल प्रोसेस, और जैसे कि मैंने बोला थिंकिंग भी आएगी, और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो भी होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कुछ भी उससे सामान लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं ना, कितने चेंज बचे, कितने का सामान आया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वो सारा का सारा कॉग्निटिव कहलाता है। पूरा का पूरा मेंटल रिलेटेड टास्क जो भी रहता है, सारा का सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां तक कि इमेजिनेशन भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसी डोमेन है जो कि ब्रेन या ब्रेन रिलेटेड प्रोसेसेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ, कोशिश करिएगा कि ये सब कुछ आप नोट कर लें, बिकॉज मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, जिससे एग्जाम मतलब इस थ्योरी का आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि ये है क्या, और जितना इजी हो सके मैं उतना इजी में मैं आपको समझा रही हूँ, सो दैट आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन इजीली और आराम से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट is a domain
which is related to brain और brain related processes। ठीक है, जो भी आपका दिमागी से रिलेटेड या दिमाग में जो प्रोसेसेस चल रही हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी के सारी किस में आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, प्रोसेस, ब्रेन रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे जैसे कि मैंने आपको बताया कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये है स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग कर, मतलब कहाँ से इन्होंने ये सब कुछ किया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ही रिसर्च्ड ऑन चिल्ड्रन, इन्होंने बच्चों पे रिसर्च किया, ही रिसर्च्ड ऑन चिल्ड्रन। देखिए इनकी थ्योरी इसीलिए ज्यादा कंसिडर करी जाती है, इसीलिए ज्यादा इस पे बात करी गई है, इसीलिए ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है ये कि ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों पे रिसर्च किए। देखिए आप कोई भी और साइकोलॉजिस्ट अगर या बिहेवियरिस्ट देखेंगे, जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सब के बारे में आपने अपने बीएड के कोर्स के दौरान पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा मैं आने वाले कुछ टाइम में इन पे भी वीडियोस लाऊंगी, इनकी थ्योरी के ऊपर लाऊंगी, तो आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया और उनसे जो रिजल्ट आया ना वो उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया, बट ही वाज द वन जिन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, बच्चों के ऊपर ही वो चीज अप्लाई करी है, तो इसीलिए इनकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक चीज और बोली थी बच्चों को लेकर के, जब इन्होंने अपनी रिसर्च की उसमें निकल के आया कि बच्चों के अंदर ना इनेट एबिलिटीज होती हैं, इनेट एबिलिटीज। ठीक है, एक इन्होंने टर्म दिया, देखिए कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि इनेट एबिलिटीज का टर्म किसने दिया, तो वो दिया है पियाजे ने। ठीक है, और इसीलिए इनको इनेटिस्ट भी कहते हैं, इनेटिस्ट भी कहते हैं किसको, पियाजे को। ठीक है, तो इनके ये कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कि बच्चों के अंदर ना कुछ इनेट एबिलिटीज होती है, कुछ अंदर ही उनकी एबिलिटीज होती है जिसके थ्रू उनकी लर्निंग होती है, जिसके थ्रू उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो और इन्होंने एक चीज और को इंपॉर्टेंस दी है, ही गेव इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किसको इंपॉर्टेंस दी है, टू हेरिडिटी, हेरिडिटी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेरेंट्स का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, अगर ब्रेन उनका बोले, उनके मेंटल एबिलिटी बोले, अगर मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बोले, अगर वो बहुत अच्छी है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे कि तो बच्चे का भी बहुत अच्छा होगा, है ना, वो क्योंकि हेरिडिटी जीन्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसी वजह से दिस इज द ओनली रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है, और इन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, जो कि अभी इनकी थ्योरी हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या उसकी प्रोसेस है, कैसे धीरे धीरे इन स्टेजेस डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसके ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट ना स्टेजेस में नहीं होता, और इन्होंने अपने थ्योरी में स्टेजेस ही बताई हैं डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दिए, जो कि अभी हम आगे सेशन में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी कहीं ना कहीं करा जाता है, बिकॉज डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपके जन्म से लेके मरने तक की स्टेज को, मतलब मरने तक की प्रोसेस को फ्रॉम बर्थ टिल डेथ माना जाता है। ठीक है, और अब हम इसके कुछ कॉजेस पढ़ लेते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या कॉजेस हैं। कॉजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए इन्होंने ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब इन्होंने जब हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है तो एक फैक्टर ऐसा है जिसको इन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं माना है, मतलब वो बोलते हैं कहीं ना कहीं कुछ परसेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट है, बट कंप्लीट जरूरी नहीं कि इसी से हो। तो इन्होंने ना सोशल इंटरेक्शन को नकारा है कि ये मतलब
रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक बहुत ही मतलब आगे जाके निकल के आया कि गलत है, कि कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन्होंने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है कॉग्निटिव सोशल इंटरेक्शन को जितनी की हेरिडिटी को दी है। तो ये एक चीज है। और सोशल इंटरेक्शन आगे हम कुछ थ्योरीज में पढ़ेंगे। एक वाइगॉत्स्की हमारे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी है और हेरिडिटी को नहीं दी है। तो कई बार ना एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अमंग द फॉलोइंग पियाजे ने किसको इंपॉर्टेंस दी, उसमें हेरिडिटी, एनवायरमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड अदर ऑप्शन भी है, कोई भी आ सकता है फोर्थ ऑप्शन। तो जो जिनको जिस चीज को जिस फैक्टर को पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी है वो हेरिडिटी है। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन को जो इंपॉर्टेंस दी है वो वाइगॉत्स्की ने दी है। ठीक है, तो ये हम वाइगॉत्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रही हूँ। और ओके, तो सबसे पहले जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है वो दी है एज को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, जो इनकी स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेजेस इन्होंने दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इसको ना एज के रिलेटेड डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि इतने से इतने साल तक ये वाली स्टेज है, फिर उसके बाद ये वाली स्टेज आएगी, फिर ये वाली। तो इन्होंने जो 4 स्टेजेस है उनको एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी एज मतलब एज को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉज बताया, कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है। अब जैसे इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दी है, तो इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी है, किस चीज में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए ये मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट, बिकॉज ये बहुत बार मैंने एग्जामिनेशंस में देख लिया है। बेशक आप सीटेट का पेपर ले लो, सीटेट में भी कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि चिल्ड्रन आर मतलब बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है। ठीक है, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट विथ क्यूरियोसिटी, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूं, मतलब कुछ भी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा, है ना, कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं बच्चे। तो ये जो स्टेटमेंट दी है, ये दी है जीन पियाजे ने। दिस इज गिवन बाय दी जीन पियाजे। ठीक है, और कई बार ना एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, जो बहुत क्यूरियस होते हैं, तो उन्होंने जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बोलते हैं जीन पियाजे, कि बच्चे जो है ना वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करके, ठीक है, एक्टिविटी करके सीखते हैं। मतलब सब कुछ करके सीखते हैं, कुछ भी रट करके नहीं सीखते। कुछ भी अगर वो कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, तो वो ज्यादा उस चीज से सीखेंगे, रादर देन बस अगर बच्चों का आप बस रटाओ, याद करवाओ, तो उससे बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा करके ज्यादा सीखता है, तो वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और वो कहते हैं कि इसी की वजह से एक्टिविटी कर करके, एक्टिविटी से सीख सीख करके ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने इंपॉर्टेंस तो दी है, कि हाँ कहीं ना कहीं होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं दी है इंटरेक्शन। ठीक है, इन्होंने इसको लेस इंपॉर्टेंस दी है, कि इससे उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता जितने के हेरिडिटी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, एज, ये सारे फैक्टर्स से होता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट और दिया है इक्विलिब्रेशन का। इक्विलिब्रेशन, अब इक्विलिब्रेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। मतलब जिस प्रोसेस से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में या एक फ्लो चार्ट में अगर आपको समझाऊं, डिपिक्ट करूं, तो ये जो होती है डिस इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाने की स्टेज को कहते हैं। इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड स्टेज और इसको कहते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस या फिर इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन।
कि बच्चा ना जब शुरू में होता है, जब उसका कंप्लीट मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होता है, वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है। बट विद एज, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे वो बैलेंस स्टेट या फिर उसका जो कंफ्यूजन जो हो रहा था वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पियाजे ने एक्सप्लेन किया है। दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिम इक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक की जाने की स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, और इक्विलिब्रेशन बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसीलिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इक्विलिब्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये हैं इसकी दो पार्ट्स। पहला पार्ट है एडाप्टेशन, दूसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं ना जितना इम्पॉर्टेंट चीजें हैं इस थ्योरी में वो आपको बता रही हूँ, जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो हाँ, इट इज अ वेरी बिग थ्योरी और इसमें काफी कुछ आप समझ सकते पढ़ सकते हैं, बट जो एग्जाम रेलेवेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि हो सकता है कि इससे कुछ पूछ लिया जाए। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर डिवाइडेड है कौन सी प्रोसेस? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, और यही एडाप्टेशन फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स, एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन, नहीं सॉरी एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए तो एक जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्लो चार्ट के साथ कि इक्विलिब्रेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज एडाप्टेशन, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो एडाप्टेशन पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन में। ठीक है, अब ये सब समझने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो अगेन गिवन बाय पियाजे, विच इज कॉल्ड स्कीमा। ये अगेन आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, स्कीमास ये आपने मतलब किसी भी एग्जाम में कहीं भी आप उठा के देख लो, पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है, स्कीमा से रिलेटेड। स्कीमा होते क्या है? स्कीमास refer to storing of information in our brain to understand the world. देखो मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में अगर इसका मतलब समझाऊं कि स्कीमास होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक्टिविटी करी, जैसे आपने कल फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए, कहीं भी गए, ठीक है, कहीं भी आप गए, कुछ भी आपने किया, जो भी आपने किया उसका ना आपके ब्रेन में एक स्कीमा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया गेट गए घूमने, ठीक है, तो आपके ब्रेन, आप वहां से घूम के आए, लेकिन आपके दिमाग में ना एक स्कीमा बन गया, एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई कि हाँ हम वहां गए थे। अब वो क्या रहेगा ना, वो इन्फॉर्मेशन वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो इसी चीज को जब भी आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, बेशक आप वो घूमने की कह लो, बेशक आप वो खाने की कह लो, बेशक वो कोई भी एक्टिविटी कह लो, बेशक वो अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में ब्रेन में स्टोर हो रही है ऑटोमेटिकली, आप फीड नहीं कर रहे हो, अपने आप ही हो रही है, वो होता है स्कीमास की कुछ लाइक वो अपने आप ही इंफॉर्मेशन बन रही है माइंड में। ठीक है, और इसमें ही जब न्यू स्कीमा बनता है उसको कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, और इसी स्कीमा में जब इम्प्रूवमेंट होता है तो भी अकोमोडेशन ही होता है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो नए स्कीमा का बनना या उसमें इम्प्रूवमेंट होना, क्योंकि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन, सपोज आप इंडिया गेट गए, आपने कुछ देखा समझा, ठीक है, और इसके बाद आपका एक स्कीमा क्रिएट हो गया, बट आपको जब किसी ने बताया, कोई इंफॉर्मेशन दी कि नहीं आप ये चीज गलत समझ रहे हैं, ये चीज इसके बारे में सही है, कोई भी वो चीज हो, ठीक है, कि या फिर आपने सोचा कि कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया गेट से रिलेटेड कि बेशक वो प्लेस में कह लो, तो अगर आपने अगर किसी ने आपको आके एक्सप्लेन किया कि नहीं वहां पर तो ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा है ना, तो आपने तो कुछ और सोचा था बट कुछ और है, तो आपका जो ऑलरेडी बना हुआ स्कीमा था कि हाँ इंडिया गेट में ऐसा होता है,
तो उस वो क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया, बिकॉज किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, नहीं आपका जो सोच रहे वो गलत है, ये चीज होती है। तो वो क्या हुआ, आपके बने हुए स्कीमा में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसको क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन। या तो कोई नया स्कीमा बनना या बने हुए स्कीमा में इम्प्रूवमेंट होना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो उस स्कीमा में फिट नहीं हो रही है, तो वो जो स्कीमा में इम्प्रूवमेंट होता है इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है। और स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना, इम्प्रूव नहीं, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी स्कीमा में, न्यू स्कीमा में इंफॉर्मेशन ऐड करना, ऐड इंफॉर्मेशन। ठीक है। या फिर इंटीग्रेट करना, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब ऑलरेडी आपका कोई एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा है जो बना है, न्यू स्कीमा यहाँ पर मैं इनकरेक्ट यूज कर रही हूँ, ऑलरेडी या फिर एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपका एसिमिलेशन हो रहा है। अगर आप स्कीमा में न्यू स्कीमा बना रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो फिर अकोमोडेशन है। एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन हो रहा है। ठीक है। अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तीसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एज द नेम इज सजेस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइज करने, यानी कि कैटेगरी के बेसिस पे क्या करना, क्लासिफाई करना, सो दैट कंफ्यूजन अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉइन्स हैं, कुछ 1 के 1 रुपीज के कॉइन है, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के हैं, ऐसे आपके पास कॉइन है। 3 टाइप के कॉइन्स है, 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। अब अगर वो इकट्ठे हो बहुत सारे कॉइन्स, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कौन सा किस चीज का, आपको अगर चाहिए को बार बार निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हाँ ये 1 का, ये 2 का है, तो बहुत कंफ्यूजन और केओस क्रिएट होगा। बट अगर यही चीज अगर आप लाइन से एक लगा, तो ये 1 रुपीज का है, ये 2 रुपीज का है, ये 5 रुपीज का है, तो एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना, सो दैट आपको कंफ्यूजन कम हो। आपको पता है यहाँ पर 1 रुपीज का कॉइन है, यहाँ पे 2 रुपीज का कॉइन है, यहाँ पे 5 रुपीज का कॉइन है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा ही कुछ हमारे ब्रेन में होता है कि एक स्कीमास को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, और ये ऑटोमेटिकली सब चीज हो रही होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करा ही इसलिए जाता है टू अवॉइड कंफ्यूजन। और चलिए, तो ये थोड़ा बहुत पियाजे के बारे में हमने जान लिया, थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत स्कीमा से के रिलेटेड में जान लिया। अब हम आते हैं जो पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ होता है, बट जो पियाजे ने थ्योरी दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिसर्च, मोस्ट वर्कड ऑन थ्योरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एग्जाम्स, जो बहुत पूछी जाती है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एज के इंक्रीज होने के साथ साथ ना बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है। तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, अगेन 4 स्टेजेस में बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको डिवाइड कर दिया गया है। और उसमें बोला है कि जो बच्चे की थिंकिंग होती है ना, वो एज के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो उन्होंने क्या किया, 4 स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया है, किसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है। जिसमें से सबसे पहली स्टेज उन्होंने दी है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और देखिए, जो मैं ये लिख रही हूँ ना, इनका जो ऑर्डर है, ये स्टेजेस इसी ऑर्डर में होती है। कई बार ना एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस है उनको आगे पीछे दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा आपको इसको रीअरेंज करो कि किस ऑर्डर में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी गया। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आप ये ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद थर्ड आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड लास्ट एंड फोर्थ रहती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। चलिए, तो अब ये 4 स्टेजेस रहती हैं और इसी ऑर्डर में रहती है, यही ऑर्डर, पहले सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, एंड देन उसके बाद
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में इसको ऑर्डर में रखने के लिए भी क्वेश्चंस आए हैं, जो कि मैंने खुद देखे हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यही इसका ऑर्डर है, ठीक है। एक एक करके हम इन स्टेजेस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं भी बताती हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या आपका सेंसेस से बच्चा सीखता है, ठीक है। इसमें मतलब जो भी बच्चा सीखेगा देख के, टच करके, है ना, जो उसकी सेंसेस रहती है, बेसिक सेंसेस, उनको यूज करके बच्चा सीखता है। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि सेंसेस से बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं कि आप जो उसके अंदर की चीज है उससे पूछकर, लाइक उससे क्वेश्चन बन जाए, उससे पूछे कि ये किससे रिलेट करता है, कौन सी स्टेजेस से रिलेट करता है, ठीक है। तो पहली स्टेज में आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसकी एज क्या है, बर्थ से, फ्रॉम बर्थ टिल 2 इयर्स, ठीक है। कई बार बर्थ ये भी पूछ लिया जाता है कि बर्थ से 2 इयर्स तक की कौन सी स्टेज है, 2 इयर्स से 6 या जो भी आपकी इयर्स की स्टेज रहेगी उसमें कौन सी। तो ईयर वाइज भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो आपको ये भी ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और प्लीज कोशिश करिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, कई हो सकता है मैं कई चीजें स्किप कर रही हूँ जो मैं लिख ना रही हूँ, तो प्लीज आप उनको नोट डाउन कर ले, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करेंगे ना उतना बेहतर रहेगा आपका रिवाइज करने के लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब बच्चा सेंसेस से बहुत ज्यादा सीखता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे को नॉलेज, सॉरी, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, ही डजंट नो लैंग्वेज। तो वो क्या करता है, एक्टिविटीज करता है, एक्टिविटीज, ठीक है। और उन एक्टिविटीज के से ही वो सीखता है। कैसे एक्टिविटीज, कैसे कोई भी चीज हाथ से पकड़ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, बच्चा अगर पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, ऐसे करके पकड़ेगा ना। मैं तो ऐसे पकड़ रही हूँ बिकॉज मेरी ये फाइन मोटर स्किल डेवलप हो गई है। छोटे बच्चे की उस टाइम पे फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, तो वो इसको इवन ऐसे होल्ड तो कर लेगा। कई बार अगर उसको उठाना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप टेबल मान ले, ये तो ऐसे 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 करेगा, बिकॉज उसकी ना फिंगर्स या फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ, ऐसे 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 पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं वो कुछ एक्टिविटी शो करता है, वो कुछ भी देख करके, कुछ भी टच करके चीजें सीखता है, ठीक है। टू सी, टच, एक्सेट्रा, ठीक है। और एट दिस स्टेज थिंकिंग डेवलप्स थ्रू जो उसकी मोटर एक्टिविटीज होती हैं उनसे, मोटर एक्टिविटीज, या फिर क्योंकि देखिए वो बोल तो सकता नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो अपनी कोई भी एक्टिविटीज से हो गया, सेंसेस से हो गया, उन चीजों से सीखता है, ठीक है। एट दिस स्टेज, कौन सी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, स्टेज थिंकिंग, तो जो उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, देखिए यहाँ भी मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा पकड़ के सेंसेस से ऐसे सीख रहा है ना, लेकिन वो सीख रहा है। थिंकिंग एट दिस स्टेज, थिंकिंग डेवलप्स थ्रू, किससे डेवलप होती है, तो सेंसेस से और मोटर एक्टिविटीज से, और जो वो रिफ्लेक्सेस से सीखता है एक्टिविटीज, ठीक है। और किससे सीखता है, वो रिफ्लेक्सेस से, रिफ्लेक्सेस या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कौन से होते हैं, लाइक ग्रैबिंग, ठीक है, कोई भी चीज पकड़ना, या सकिंग ऑफ थंब, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज आप कहीं ना कहीं बच्चे में नोटिस कर सकते हैं, सकिंग ऑफ थंब एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसे जैसे ये स्टेज लास्ट होते जाती है, मतलब एट द एंड ऑफ ईदर 2 इयर्स, कुछ कुछ बच्चों में ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं है, कुछ में ये स्टेज थोड़ा ज्यादा भी हो जाती है। तो जैसे जैसे ये स्टेज एंड पे आती जाती है, वैसे वैसे रिफ्लेक्स एक्शंस स्टार्ट्स एंडिंग, वैसे वैसे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बच्चे के एंड होते चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होंगे, वैसे वैसे बच्चा क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए हम इस स्टेज के एंड में पहुंच रहे हैं, बट डजंट मीन कि ये स्टेज एंड हो गई। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये सब अभी भी किसके अंडर हो रही है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर,
ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्ट जो एक्शन है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा शो करता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कौन सी एज में, कौन से ईयर में शो करता है, कौन सी स्टेज में शो करता है, ठीक है। और मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना, मतलब उसका मन होगा तो खेलेगा, उसका मन होगा तो नहीं खेलेगा, ठीक है। उसका मन होगा तो खाएगा, उसका मन होगा तो नहीं खाएगा, मतलब जो उसका मन करेगा ना वो करेगा। डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है, एक टर्म है डिफर्ड इमिटेशन, वो भी बच्चा शो करता है। डिफर्ड इमिटेशन मतलब तुरंत ना इमिटेट करके थोड़े देर बाद डिले करके, ठीक है। इमिटेट करेगा बट डिले करके करेगा। कैसे? आपने कुछ भी उसको बोला, ठीक है, बच्चे ने सुन लिया, और वो तुरंत उस चीज को नहीं बोलेगा, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद, डजंट मैटर कितना टाइम, बट उसी टाइम ना करके कुछ टाइम बाद वो बच्चा रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा। तो दिस प्रूव्स कि उसका ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ना मेमोरी डेवलप हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है डिफर्ड इमिटेशन से उसकी क्या डेवलप हो रही है, क्या हो रही है, मेमोरी उसकी डेवलप हो रही है, मेमोरी, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके, मतलब वो याद रख रहा है आप चीजों को, ठीक है। अभी तक तो वो तुरंत वही चीजें कर रहा था, बस रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा था, सेंसेस से कर रहा था, तुरंत जो आप बोल रहे थे वो कोशिश कर रहा था बोलने की, बट नाउ अब वो डिले कर रहा है, कुछ टाइम बाद कर रहा है, मतलब उसको वो चीज अब रिटेन रह रही है, याद रह रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी डेवलप हो रही है। इसी स्टेज में एक चीज और आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी पूछा जाता है, और गारंटीड ये चीजें पूछी गई है एग्जामिनेशन में। एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी which has been asked in exams many times, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जैसे जब तक बच्चा छोटा होता है, 1 ईयर का फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो जब तक ना बच्चे की आंखों के सामने कोई टॉय है तो वो उसके लिए बढ़िया है, वो खेल रहा है। अगर आपने वो टॉय छुपा दिया तो उसके मतलब सामने से गया तो उसके माइंड से भी चला गया, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए टॉय। बट धीरे धीरे करके ना उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपने टॉय छुपा दिया तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है, ढूंढने लग जाता है कि नहीं वो टॉय कहाँ है, उसको वही टॉय चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर डेवलप हो रहा है कि अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी इसको कहते हैं कि स्टेज रहती है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस में ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि जैसे मतलब जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप होगा, जैसे जैसे एज उसकी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी उसके सामने कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाएगा कि हाँ वो चीज थी कहाँ गई, वो ढूंढना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। मतलब जो बेसिकली रहता है कि वो 1 ईयर तक रहता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होता, बट आफ्टर 1 ईयर डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो मैं बता रही हूँ वो स्टेज एंड होनी शुरू हो जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड, ये यहाँ पर एंड होनी शुरू हो जाती है। ये कहाँ पर थी? 1 ईयर तक रहती है, टिल 1 ईयर। कुछ बच्चों में थोड़ा ज्यादा भी रह सकती है। एज आई एम सेइंग अगेन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का रेट, डेवलपमेंट का पेस, डेवलपमेंट की स्पीड अलग है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और हमने आज जो डिस्कस किया है वो कुछ थोड़ा बहुत जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा, और हमने एक स्टेज पढ़ ली जो कि उनके द्वारा दी गई है, सेंसरी मोटर स्टेज। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे इन तीनों स्टेजेस के बीच, चारों स्टेजेस के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।